नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा दूसरा यूनिट था जो वो था एसी का बेसिक। ठीक है, बेसिक मूल बातें उसकी एसी की, और उसके मतलब चालक और केबल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ऊपर हम लोगों ने एसी के बारे में पढ़ लिया था, एसी क्या होता है, सप्लाई थ्री फेज की क्या होती है, एसी की क्या होती है, उसको पढ़ लिया था। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, हमारा इसी में ही है दूसरा चीज़ क्या है, चालक और अचालक। ठीक है, यानी अब हम लोग वायर के बारे में पढ़ेंगे, वायर क्या होता है। ठीक है, वायर में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो पहला टॉपिक होगा, यहाँ पे चालक और अचालक। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे चालक और अचालक होते क्या हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं चालक होते क्या हैं। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं। चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और विद्युत धारा को ले जाने में सक्षम होते हैं, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है, यानी चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो क्या करते हैं, धारा को ले जाने के लिए सक्षम होते हैं, उनको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। चालक में हमारा आता है जो धातुएं होती हैं, वो क्या क्या है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, और अधिकांश अन्य धातुएं अच्छे क्या हैं, संवाहक हैं। यानी ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या धारा को क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। आगे बोल रहा है तार और केबल चालक के रूप में सबसे सामान्य रूप है। ठीक है, तार जो पतले पतले रेसे होते हैं किसी भी पदार्थ के, ठीक है, उनको तार बोलते हैं। और कई सारे तार को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, केबल बनाते हैं। वो क्या है, चालक के सबसे सामान्य रूप है। ठीक है, आगे बोल रहा है वे सभी प्रकार के परिपथों और प्रणालियों के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तारों और केबलों को अलग अलग अनुप्रयोगों के आधार पर विभिन्न रूपों में बनाया जाता है। ठीक है, तो बोला कि वे सभी प्रकार के परिपथ और प्रणाली के माध्यम से क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं। ठीक है, और बोल रहा है तार और केबल को अलग अलग अनुप्रयोग के आधार पर अलग अलग रूप में क्या किया जाता है, बनाया जाता है। यानी जैसा रिक्वायरमेंट होता है हम लोग वैसे उसी प्रकार का क्या बनाते हैं, अपना वायर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ प्रकार के वायर के बारे में दिया गया है। ठीक है, चित्र में दिखाया गया है। पहला क्या है, सिंगल स्टैंड वायर। ठीक है, सिंगल स्टैंड वायर में एक कंडक्टर होता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन हमारा लगा हुआ होता है। ठीक है, ये सिंगल स्टैंड का वायर वायर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, डीटीएच में करते हैं। ठीक है, जो हमारे घर में डीटीएच रिसीवर और एंटीना होते हैं उनके माध्यम से यानी एंटीना से डिश डिश जो होता है हमारा रिसीवर होता है, वहां तक लाने के लिए हम लोग सिंगल स्टैंड वायर का इस्तेमाल करते हैं। आगे है पिन कंडक्टर। ठीक है, यानी जो हमारा वायर होता है केबल जैसा वायर होता है, इसके अंदर हम क्या पाया जाता है, दो कंडक्टर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पिन कंडक्टर। आगे है हमारा एल्युमिनियम कंडक्टर विद स्टील री इन्फोर्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कई सारे स्टील के स्टैंड हैं। ठीक है, और उनके चारों तरफ हमारे क्या है, एल्युमिनियम के स्टैंड हैं। ठीक है, बेसिकली इन वायर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी ट्रांसमिशन लाइन जो हाई टेंशन लाइन होता है या 11 किलो वोल्ट की जो लाइन होती है, ठीक है, उससे हम धारा को ट्रांसमिशन करने के लिए इस प्रकार के वायर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस वायर में स्टील की वजह से क्या होता है, स्ट्रेंथ आता है, और एल्युमिनियम की वजह से क्या आता है, इसके ऊपर कवर आता है, और यहाँ से धारा प्रवाहित होती है। आगे है हमारा डुप्लेक्स, यानी दो वायर को हमने क्या किया है, आपस में लपेट दिया है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डुप्लेक्स कहलाता है। ऐसे थ्री वायर को अगर हम आपस में लपेट देते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा ट्रिप्लेक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे वायर के प्रकार हैं जो अलग अलग अनुप्रयोग के आधार पर अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे बोल रहा है चालक बिजली उत्पन्न करने वाले संयंत्रों से उस बिंदु तक ले जाने वाली एक अखंड रेखा बनाते हैं जहां इसको उपयोग किया जाता है। चालक आमतौर पर तांबे और एल्युमिनियम से बने होते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि चालक बिजली उत्पन्न करने वाले जो संयंत्र होते हैं वहां से घरों तक लाने के लिए एक क्या होते हैं, अखंड रेखा बनाते हैं। ठीक है, यानी जहां बिजली बनती है वहां से लेकर हमारे घर के पास तक एक क्या होती है, अखंड रेखा बनती है, जिसमें चालक अहम योगदान देते हैं ताकि हम धारा को अपने घर तक ला सकें। बोला कि चालक एक तार या केबल या धातु का अन्य रूप है जो धारा को ले जाने के लिए उपयुक्त है। आगे बोला है सभी तार चालक हैं, लेकिन सभी चालक तार नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर बस बार एक चालक है लेकिन तार नहीं है, वे कठोर आयताकार छड़ें होती हैं। ठीक है, कॉपर बस बार क्या होता है, आयताकार छड़ होती है, कॉपर से बनाई जाती है। ठीक है,
वे क्या है, कॉपर चालक। तो ये इस प्रकार का कॉपर चालक तो होता है लेकिन तार नहीं होता। तार का मतलब होता है किसी भी धातु या किसी भी पदार्थ के पतले पतले रेशे बनाना, क्या कहलाता है, हमारा तार कहलाता है। आगे है चालक। किसी चालक से गुजरने वाली धारा से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा की मात्रा धारा के मान और उसके सिरों के बीच के विभवांतर पर निर्भर करती है। ठीक है, बोला है कि यदि किसी चालक से धारा गुजर रही है तो क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, और ऊष्मा की जो मात्रा होती है धारा के मान और उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी जब भी हमारा कंडक्टर में, चालक में क्या होता है, बिजली या करंट हमारा चलता है तो उससे क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। उसका फार्मूला क्या होता है, H बराबर I² RT। ठीक है, इस फार्मूले से हम हीट निकाल लेते हैं कि करंट की वजह से हमारा वायर में कितना हीट आ रहा है। ठीक है, आगे है हमारा चालक में ऊष्मा उत्पादन की दर चालक से गुजरने वाले विद्युत द्वारा लुप्त शक्ति की मात्रा के बराबर होता है। आगे बोल रहा है चालक के क्रॉस सेक्शनल में न्यूनतम प्रतिरोध के लिए पर्याप्त बड़ा क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर किसी चालक में न्यूनतम प्रतिरोध हमको रखना है तो जो है, जो चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा रखना पड़ेगा। लेकिन लागत और वजन को यथासंभव कम रखने के लिए क्रॉस सेक्शनल का क्षेत्र भी काफी छोटा होना चाहिए। आगे बोल रहा है सबसे अच्छा क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल इस बात पर निर्भर करता है कि चालक को कितना धारा ले जाना है। ठीक है, जो हम जब वायर जो कंपनी लोग बनाते हैं वो क्या करते हैं, उस हिसाब से उसका क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल बनाते हैं। ठीक है, ताकि वो एक धारा को ले जा सके। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, मान लीजिए वायर हमारा कैसा होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, इसको अगर हम साइड से देखते हैं तो हमारा क्या दिखता है, बेलनाकार दिखता है। लेकिन जब हम वायर को सामने से देखते हैं तो ये हमारा वृत्त के आकार से दिखता है। ठीक है, तो अब वृत्त का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा या जितना कम होगा, धारा ले जाने की क्षमता उसी हिसाब से निर्भर करती है। ठीक है, तो यानी जो कंपनियां वायर बनाती है हमारा, इसके क्षेत्रफल को या इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को एकदम हिसाब से बनाती हैं ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट को ले जा सके। आगे है किसी चालक में ऊष्मा उत्पादन की दर धारा के वर्ग के साथ बढ़ती जाती है। जैसे ही ऊष्मा उत्पन्न होती है चालक गर्म हो जाता है। ठीक है, अभी ऊपर हमने एक फार्मूला देखा था कि जब भी चालक में क्या होता है, करंट फ्लो करता है तो उसके वजह से क्या होता है, उसमें हीट उत्पन्न होती है। उसका फार्मूला क्या था, H बराबर I² RT। ठीक है, तो बोल रहा है कि जैसे जैसे करंट उसमें चलता है वैसे वैसे क्या होता है, चालक हमारा क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। और तापमान तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि जिस दर पर चालक अपने परिवेश में ऊष्मा छोड़ता है, ठीक है, वह उस दर के बराबर हो जाता है जिस दर पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, बोला कि जब चालक में करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, चालक गर्म होने लगता है। लेकिन चालक गर्म तो होता है, लेकिन वो जो ऊष्मा उसमें आती है, जो उत्पन्न होती है, वो ऊष्मा को चालक क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट में क्या करता है, छोड़ता रहता है और उस दर के बराबर हो जाता है जिस दर पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, मान लीजिए धारा के कारण चालक में क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ठीक, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, चालक गर्म हो रहा है, फिर चालक क्या करता है, उस ऊष्मा को एनवायरनमेंट में छोड़ता है। यानी एक तरफ से चालक गर्म होता है और दूसरा तरफ से क्या होता है, एनवायरनमेंट में ऊष्मा को छोड़ता है। तो इस प्रकार क्या होता है, चालक में स्थिर तापमान बना रहता है। इस स्थिर तापमान को तापमान संतुलन कहा जाता है। आगे देखते हैं, तापमान की एक सीमा होती है। ठीक है, जिसे प्रत्येक प्रकार के इंसुलेशन सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है। परिवेश जिस तापमान को सहन कर सकता है उसकी भी एक सीमा होती है। ठीक है, बोला कि तापमान की एक सीमा होती है जिसे प्रत्येक प्रकार का इंसुलेशन सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है। ठीक है, वायर के ऊपर जो भी इंसुलेशन हम लगाते हैं उसका भी क्या होता है, एक तापमान सहन करने की क्षमता होती है। और जो परिवेश होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उसकी भी क्या होती है, एक तापमान सहन करने की क्षमता होती है। आगे है हमारा तार का आकार। ठीक है, या चालक का आकार। आकार व्यास या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। विशिष्ट आकार 1.5 वर्ग मिलीमीटर, ठीक है, 2.5 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर आदि। इस प्रकार से क्या है, वायर का आकार डिसाइड किया जाता है। ठीक है, वायर का आकार का मतलब वायर के क्षेत्रफल से होता है। ठीक है,
मान लीजिए कोई वायर है हमारे पास, उसको अगर हम सामने से देखते हैं तो हमको बेलनाकार दिखाई देता है, ठीक है। इस हिसाब से हम इसका आकार डिसाइड नहीं करते हैं। इसके आकार का जो निर्णय होता है वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकलता है, यानी जब इसको हम सामने से देखेंगे तो हमारा वायर इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ये सर्कल जैसा दिखता है। अब सर्कल का व्यास जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और उसी हिसाब से क्या होता है, इसका आकार निर्भर होता है। जैसे कई प्रकार के वायर आते हैं, 1 mm का वायर आता है, mm स्क्वायर का, 2.5 mm स्क्वायर का, 1.5 mm स्क्वायर का और 6 mm स्क्वायर का क्या आता है, तार आता है या चालक आते हैं, ठीक है। अब अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग आकार के तार का इस्तेमाल करते हैं। यानी बेसिकली हमको इतना जानना है कि चालक का जो तार होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के हिसाब से निर्दिष्ट किया जाता है या उसी के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। यानी जो चालक ये लंबा दिख रहा है, सामने से अगर इसको देखते हैं तो सर्कल के आकार का दिखता है, ठीक है। तो इसका जो व्यास होता है इसी के हिसाब से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब ये सीधा सीधा क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, ठीक है। तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर होता है। आर क्या होता है यहाँ पे, जो डी होता है डायमीटर क्या होता है, आधा होता है, नहीं जो हमारा आर होता है वो क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, ठीक है। जो आर होगा वो क्या होता है, व्यास का आधा होता है। इसके हिसाब से हम क्या निकालते हैं, तार का आकार निकालते हैं। आगे है हमारा चालक का वर्गीकरण, ठीक है। अभी तक हमने चालक के आकार को देखा था, अब चालक के वर्गीकरण देखेंगे। तारों और केबलों को उनके कवर के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तार को और केबल को उनके ऊपर जो कवर किया जाता है उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला है हमारा अनावृत चालक, ठीक है, बेयर कंडक्टर बोलते हैं। जिनके पास कोई आवरण नहीं है, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, बेयर कंडक्टर कहलाते हैं। यानी ऐसा चालक जिसके ऊपर क्या होता है, कवर नहीं होता है। अनावृत चालक सबसे सामान्य उपयोग ओवरहेड विद्युत संचरण या वितरण लाइनों में होता है, ठीक है। जो बेयर कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में जो ओवरहेड लाइन होती है जो 33 किलो वोल्ट की होती है, 11 किलो वोल्ट की होती है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके जो कंडक्टर होते हैं वो बेयर होते हैं, इनके ऊपर कवरिंग नहीं होती है। आगे है दूसरा हमारा इंसुलेटेड चालक, ठीक है। इंसुलेटेड चालक क्या होता है, उनके पास धातुओं पर इंसुलेशन लेप होता है, ठीक है। इंसुलेशन चालक को अन्य चालकों से और आसपास के विद्युत रूप से अलग करते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटेड चालक क्या होता है, मान लीजिए कोई हमारे पास तार है, जो घर में हम लोग तार इस्तेमाल करते हैं, तो उस तार के ऊपर क्या होता है, हमारा इंसुलेशन किया होता है। यानी प्लास्टिक की एक क्या होती है, कवर होती है जो पीवीसी की बनी होती है, ठीक है। तो इंसुलेशन क्या करता है, किसी भी एक चालक को अन्य चालक से क्या करता है, विद्युत रूप से अलग करता है। यह चालकों को खतरे के बिना समूहीकृत करने की अनुमति देता है, ठीक है। जो इंसुलेशन चालक होता है वो क्या करते हैं, 2-3 वायर को हम एक साथ रख सकते हैं। आगे है, यदि कंडक्टरों को खतरे के बिना समूहीकृत करने की अनुमति देता है। इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण, ठीक है, यांत्रिक शक्ति और मौसम नमी और घर्षण के खिलाफ सुरक्षा देता है, ठीक है। इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण जो होता है, जो यानी जो कंडक्टर पे हम लोग क्या करते हैं, आवरण चढ़ाकर रखते हैं, वो क्या करता है, मैकेनिकल शक्ति देता है, वायर को मौसम से भी सुरक्षा रखता है और किसी भी प्रकार के घर्षण या टूट फूट से भी क्या करता है, सुरक्षा देता है। आगे है हमारा स्ट्रैंडेड चालक, ठीक है। स्ट्रैंडेड चालक क्या होता है, इनमें महीन तारों के कई रेशे होते हैं, ठीक है। लिपटे हुए चालकों में तारों को आमतौर पर एक साथ घुमाया जाता है। स्टैंडर्ड चालक अधिक लचीले होते हैं, इनमें बेहतर यांत्रिक शक्ति होती है। स्टैंडर्ड चालक क्या होता है, इनमें महीन तारों के कई रेशे होते हैं, ठीक है। जो घर में हम लोग अपना कॉपर वायर यूज करते हैं 1.5 mm का, 2.5 mm का, उसमें होता क्या है कि महीन महीन क्या होते हैं, तारों के रेशे होते हैं, ठीक है। एकदम महीन महीन जो बाल जैसे क्या होते हैं, तारों के रेशे होते हैं, उनको आपस में क्या करते हैं, हम लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर क्या किया जाता है, कवर किया जाता है पीवीसी का, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड चालक होते हैं ये क्या होते हैं, अधिक लचीले होते हैं और इनमें क्या होती है, बेहतर क्या होती है, यांत्रिक शक्ति होती है, ठीक है। तो घरों में हम लोग इसी प्रकार के चालक का अधिकतर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे तार के रेशे होते हैं। आगे है केबल। केबल क्या है, इंसुलेटेड कंडक्टर की लंबाई, ठीक है, यह एक ही आवरण के अंदर 2 या 2 से अधिक चालकों का भी हो सकता है, ठीक है। एक केबल में चालक या तो इंसुलेटेड या अनलंकृत हो सकते हैं, ठीक है। केबल क्या होता है, केबल हम लोग सुने हैं, देखे हैं, केबल में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वायर क्या होते हैं,
रखे होते हैं, ठीक है। केबल के अंदर में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वायर होता है। अब ये केबल क्या होते हैं, या तो इंसुलेटेड होते हैं या अलग अलग होते हैं। जो हम लोग घर में केबल इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं, 2 अलग अलग इंसुलेटेड जो कंडक्टर होते हैं उस केबल के अंदर में होते हैं। लेकिन कई केबल ऐसे होते हैं जिसमें कई सारे कंडक्टर होते हैं लेकिन विदाउट इंसुलेशन होते हैं। अब क्या करें, केबल केबल विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध हैं, सिंगल कोर, ट्विन कोर, 3 कोर, 4 कोर या मल्टी कोर केबल, ठीक है। तो जो बड़े बड़े स्टेशन को चलाने के लिए, ठीक है, बड़े बड़े जहाँ पे कारखाने हैं वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के केबल का इस्तेमाल करते हैं। वे केबल में क्या होते हैं, 2 पिन का होता है, 3 पिन का होता है, 4 पिन का होता है। तो इस प्रकार के कोर के हमारे क्या होते हैं, वायर होते हैं या केबल होते हैं। हमारा इंसुलेशन पदार्थ के गुण, ठीक है। हम देखते हैं इंसुलेशन पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। इंसुलेशन पदार्थ के 2 मूलभूत गुण होते हैं, इंसुलेशन प्रतिरोध और परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है। ये एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होते हैं और अलग अलग तरीकों से मापा जाता है। तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं इंसुलेशन प्रतिरोध। इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है। यह धारा के प्रवाह के विपरीत इंसुलेशन का विद्युत प्रतिरोध है, ठीक है। इसे मेगा ओम मीटर या मेगर इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, ठीक है। बोला कि इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है, धारा के प्रवाह के विपरीत इंसुलेशन विद्युत प्रतिरोध है, ठीक है। इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है, मान लीजिए जो भी हमारा इंसुलेटर मटेरियल है, जो भी आचालक मटेरियल है, वो क्या होता है, उसमें प्रतिरोध अधिक होता है जो विद्युत को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। यानी जब रेजिस्टेंस किसी भी इंसुलेशन में अधिक होता है तो वो क्या करेगा, विद्युत का विरोध करता है। इसी वायर के इंसुलेशन के लिए या इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मेगर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या इसे क्या बोलते हैं, ओम मीटर बोलते हैं, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि इंसुलेशन प्रतिरोध को किससे मापा जाता है तो हम बोल सकते हैं कि मेगर से हम लोग क्या मापते हैं, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट कभी कभी सीधा क्वेश्चन में आ जाता है कि इंसुलेशन का प्रतिरोध किससे मापा जाता है, मेगर से मापा जाता है। आगे है, या इंसुलेशन को नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है, मेगा ओम में उच्च प्रतिरोध मानों को मापता है, ठीक है। जो मेगर होता है वो मेगा ओम में क्या करता है, इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापता है, इंसुलेशन को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, ठीक है। आगे बोला है, माप इंसुलेशन की स्थिति का मूल्यांकन करने और एक गाइड के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जो माप है, जो हम मापते हैं कि कितना मेगा ओम का हमारा इंसुलेशन का प्रतिरोध आ रहा है, वो क्या करता है, एक गाइड के रूप में कार्य करता है और मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा है हमारा इंसुलेशन पदार्थ में परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, यह माप है कि इंसुलेशन परत बिना टूटे कितने विभवांतर का सामना कर सकती है, ठीक है। विभवांतर जो ब्रेकडाउन का कारण बनता है उसे इंसुलेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है। यानी हर चीज की, हर इंसुलेशन मटेरियल का एक विद्युत स्ट्रेंथ होता है, यानी कि वो एक फिक्स वोल्टेज को सह सकता है, ठीक है। यानी अगर कोई इंसुलेशन मटेरियल है, ठीक है, जो अचालक है, अगर वो बिना टूटे हुए क्या कर रहा है, विभवांतर को सह ले रहा है, यानी वोल्टेज को सह ले रहा है, तो क्या कहा जाता है कि उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो अच्छी है, ठीक है। जो भी विभवांतर ब्रेकडाउन का कारण बनता है उसे इंसुलेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए 50 वोल्ट पे या 200 वोल्ट पर किसी भी इंसुलेशन, जो इंसुलेटर वायर है उसका क्या है, इंसुलेशन ब्रेक हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो क्या है, इंसुलेट ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ठीक है। क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने क्या किया है, इंसुलेशन को ब्रेक कर दिया है। आगे हमारा प्रत्येक प्रत्येक विद्युत उपकरण किसी न किसी प्रकार के इंसुलेशन द्वारा संरक्षित होता है। इंसुलेशन की वांछनीय विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। इंसुलेशन की विशेषताएं क्या होती हैं, पहला क्या है, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, दूसरा है हमारा तापमान का प्रतिरोध, तीसरा है लचीलापन, चौथा है हमारा यांत्रिक शक्ति, पांचवा है नॉन हाइड्रोस्कोपिक, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, कोई भी इंसुलेशन क्या है, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए, ठीक है। यानी कोई भी इंसुलेशन है उसको क्या, हाई वोल्टेज पर काम करना चाहिए, वोल्टेज को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा क्या है, तापमान का प्रतिरोध, ठीक है, टेम्परेचर के प्रति उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। तीसरा है हमारा लचीलापन, इंसुलेशन में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए ताकि वायर के साथ वो भी क्या हो सके, मुड़ सके। चौथा है हमारा यांत्रिक शक्ति, ठीक है, किसी भी इंसुलेशन के पास क्या होना चाहिए, यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नहीं तो क्या हुआ कि अगर हम वायर को खींच रहे हैं तो क्या हुआ, हमारा इंसुलेशन जो उसके ऊपर लगा हुआ वो भी क्या हो गया, टूट गया।
पांचवा है नॉन हाइड्रोस्कोपिक, ठीक है, यानी इसके ऊपर क्या हाइड्रो यानी जल का प्रभाव या वाटर का कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आगे बोल रहा है किसी भी पदार्थ में प्रत्येक अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक सभी विशेषताएं नहीं होती हैं, इसलिए कई प्रकार की इंसुलेट पदार्थ विकसित की गई हैं, ठीक है। आगे है हमारा अर्धचालक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसी पदार्थ है जिसमें चालक और अचालक दोनों की कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है। चालक में अर्धचालक में 4 इलेक्ट्रॉनों वाले वैलेंस सेल होते हैं, ठीक है। तो अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें चालक और अचालक का गुण पाया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके रासायनिक विन्यास के आधार पर, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखते हैं तो अर्धचालक में क्या होता है हमारा, उसके बाध्यम कक्षा में क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? हमारे अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सब लोग जानते ही होंगे, उन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं? तत्व को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं कि कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है, कौन सा उपधातु है, ठीक है। तो उपधातु को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। बोला कि शुद्ध अर्धचालक पदार्थों में के सामान्य उदाहरण सिलिकॉन और जर्मेनियम है। विशेष रूप से उपचारित चालकों का उपयोग आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड और एकीकृत परिपथ चिप बना के उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। शुद्ध अर्धचालक के सामान्य जो उदाहरण वो हमारी क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? शुद्ध क्या है? हमारे अर्धचालक है। तो इन अर्धचालक से हम क्या करते हैं? मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे हमारा हो गया डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आईसी हो गया और चिप वगैरह हो गया, जो हमारा इससे बनाया जाता है। आगे देखते हैं तारों में कंडक्टर के रूप में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली धातुओं की तुलना, ठीक है। तो यहाँ पे तार के रूप में अलग अलग प्रकार के क्या हमारे चालक हैं, ठीक है। कौन कौन से? सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है, गोल्ड है ना, और एल्युमिनियम है, और इनके क्या है? ये सब गुण है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के चालक हैं, इनके क्या क्या गुण है उसको हम लोग देखते हैं। पहला गुण है पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता किसमें अधिक होती है? सिल्वर में भी अच्छा होता है, कॉपर में भी अच्छा होता है, गोल्ड में भी अच्छा होता है, लेकिन एल्युमिनियम में उतना अच्छा नहीं होता है। दूसरा बोल रहा है कि हमारा लचीलापन, ठीक है, बिना टूटे घुमाव की क्षमता किसमें होती है? किसमें लचीलापन होता है? यदि उसको तार के रूप में बनाया जाए तो कौन टूटता नहीं है। तो सिल्वर भी हमारा क्या है? अच्छा लचीला होता है, कॉपर भी अच्छा होता है, और गोल्ड भी क्या होता है? अच्छा होता है, लेकिन एल्युमिनियम क्या होता है? लचीला नहीं होता है। आगे है तीसरा चालकता। चालकता के आधार पर है ना, सिल्वर की चालकता क्या है? अच्छी है, 94% के आसपास है। कॉपर की चालकता भी क्या है? अच्छी है, 97% के आसपास इसकी चालकता होती है, ठीक है। आगे है हमारा गोल्ड की चालकता भी क्या होती है? अच्छा होता है। और एल्युमिनियम क्या है? इसका भी चालकता थोड़ा अच्छा होता है, एल्युमिनियम का अच्छा होता है लेकिन इन सब की तुलना में कम अच्छा होता है। आगे है चौथा हमारा, ठीक है, चालकता 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता, ठीक है। किसी भी चालक का जो 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता क्या है उसको देखते हैं। इसका है 1.6 × 10⁻⁸, ठीक है। इसका है 1.7 × 10⁻⁸, इसका है 2.4 × 10⁻⁸, और एल्युमिनियम का है 2.85 × 10⁻⁸, ठीक है। आगे है हमारा सहन करने की क्षमता, ठीक है। सहन करने की क्षमता या जो किसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, तो सिल्वर का अच्छा होता है, कॉपर का अच्छा होता है, गोल्ड का क्या होता है? उत्तम होता है, ठीक है। आगे हमारा छठवां क्या है? लागत। किसकी लागत कैसी है उस हिसाब से हम लोग वायर बनाते हैं। तो सिल्वर हमारा महंगा पड़ता है, कॉपर सस्ता पड़ता है, ठीक है, गोल्ड भी क्या पड़ता है? महंगा पड़ता है, और एल्युमिनियम जो है वो सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो यानी अगर देखा जाए तो ये सारे, कॉपर जो होता है उत्तम भी है, यानी तार भी बना सकते हैं, इसका लचीलापन भी होता है इसमें, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, सस्ता भी होता है, तो इसलिए हम लोग कॉपर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये हमारे क्या है? अलग अलग प्रकार के धातु हैं, इनको चालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इनके गुण दिए गए हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बोल रहा है हमारा सामान्य प्रकार के तारों में प्रयुक्त कंडक्टर हमेशा पतले गोलकार रूपों में खींचे जाते हैं, क्यों? तारों को वृत्ताकार रूप में क्यों खींचा जाता है? इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, ठीक है। यानी तार को हम किसी और भी डिजाइन में क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों हम गोलाकार में ही बनाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसमें पहला क्या है? किसी कंडक्टर को वृत्ताकार आकार में खींचना किसी भी अन्य रूप में आरेखण करने की तुलना में सस्ता और आसान होता है, ठीक है। यानी किसी भी धातु को, किसी भी चालक को हम वृत्ताकार आकार में हम लोग क्या करते हैं? आसानी से खींच सकते हैं या बना सकते हैं। दूसरा है हमारा कंडक्टर का गोलाकार कंडक्टर के माध्यम से एक समान प्रवाह सुनिश्चित करता है, ठीक है।
जो हमारे कंडक्टर है, जो चालक है, इसका गोल आकार होने की वजह से क्या होता है, इसमें एक समान जो है प्रवाह बनता है, सुनिश्चित होता है, ताकि विद्युत क्या होता है, एक समान प्रवाह से जाता है। आगे है तीसरा हमारा, तार के समान व्यास को बनाए रखना। ठीक है, अगर हमारा वायर क्या है, गोलाकार है, तो इसका व्यास शुरू से लेकर अंत तक एक समान ही रहता है। आगे चौथा है हमारा, इंसुलेशन समान रूप से कवर किया जा सकता है। ठीक है, अगर तार हमारा क्या है, व्यास के आकार में है, गोलाकार के आकार में है, तो इसके ऊपर हम इंसुलेशन को आसानी से कवर कर सकते हैं। तारों के कंडक्टर को इंसुलेटर पदार्थ या एक इंसुलेट कोटिंग के साथ कवर किया जा सकता है। तारों के कंडक्टर को इंसुलेटर से ढकने के कुछ कारण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, आगे हमारा अचालकों के प्रकार। ठीक है, कि अचालक कितने प्रकार के होते हैं, इंसुलेटर के क्या प्रकार हैं, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे अचालक के प्रकार हैं, पहला क्या है, पीवीसी है। ठीक है, पॉली विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। आगे है वल्केनाइट रबड़, इंसुलेटेड रबड़ है। ठीक है, VIR बोलते हैं। तीसरा है हमारा टेफलॉन। ये अलग अलग प्रकार के क्या है, इंसुलेटर मटेरियल हैं, इनके कुछ गुण हैं, इनको हम लोग देखते हैं। पहला गुण क्या है, इसमें पदार्थ संबंधी तनाव सहन करने की क्षमता, किसमें तनाव का सहन करने की क्षमता अधिक होती है, तो पीवीसी भी अच्छा जो है तनाव को सह सकता है। ठीक है, वल्केनाइट इंसुलेटेड रबड़ VIR भी सह सकता है, और टेफलॉन भी क्या है, ये जो है तनाव को सह सकता है। दूसरा है रासायनिक क्रियाओं को सहने की क्षमता, यानी इन्वायरमेंट से जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसको किसमें सहने की क्षमता होती है, तो पीवीसी में भी अच्छा होता है, वल्केनाइट VIR में भी अच्छा होता है, और टेफलॉन में भी अच्छा होता है। यानी तीनों क्या है, अच्छे हैं, रासायनिक क्रियाओं को सह सकते हैं। तीसरा हमारा वायुमंडलीय परिवर्तनों को सहने की क्षमता। ठीक है, यानी कभी गर्मी हो रहा है, कभी बरसात हो रहा है, कभी ठंडी पड़ रहा है, तो क्या होता है कि उसमें हमारा इंसुलेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हमारा तीनों में भी क्या है, वायुमंडलीय परिवर्तन को सहने की क्षमता क्या है, अच्छी है। चौथा हमारा क्या है, लचीलापन। ठीक है, तो पीवीसी क्या है, अधिक लचीला होता है, और VIR लचीला कम होता है, और टेफलॉन क्या है, लचीला होता ही नहीं है। आगे है हमारा उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर को कौन सह सकता है, पीवीसी क्या है, टेम्परेचर को अच्छा सह सकता है, VIR नहीं सह सकता, और टेफलॉन भी क्या कर सकता है, टेम्परेचर को सह सकता है। आगे है कीमत के आधार पर, तो कीमत के आधार पर क्या है, पीवीसी सस्ता है, VIR महंगा है, और जो हमारा टेफलॉन है ये भी क्या है, महंगा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, अचालकों के गुण हैं। ठीक है, पीवीसी के क्या क्या गुण हैं, VIR के क्या है, टेफलॉन के क्या है, इनको आप लोग देख लीजिएगा। आगे हमारा तारों की धारा वहन करने की क्षमता। ठीक है, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वायर, विद्युत प्रवाह को ले जाने के लिए तार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाले धारा की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कंडक्टर की चालकता और कंडक्टर का भौतिक व्यास कितना अच्छा है। ठीक है, तो जो विद्युत को ले जाता है हमारा चालक या तार, जो भी विद्युत को वहन करता है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा किस पे निर्भर करती है, कंडक्टर की चालकता पर, कि जो हमारा चालक है उसकी चालकता कितनी अच्छी है। ठीक है, वो तांबे से बना है, एल्युमिनियम से बना है, चांदी से बना है, इस बात पर निर्भर करता है। और कंडक्टर के भौतिक आयाम यानी व्यास पर डिपेंड करता है। अगर व्यास अच्छा होगा तो उसमें से करंट आसानी से फ्लो होगा। ठीक है, आगे है कंडक्टर का व्यास जितना बड़ा होगा उससे प्रवाहित होने वाली धारा भी क्या होती है, उतनी ही अच्छी होती है। आगे हमारा मानक तार गेज। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज, इससे क्या होता है, हम वायर के गेज को मापते हैं। ठीक है, कि वायर का हमारा जो व्यास है कितना है। तार के आकार का मतलब, तार के आकार का मतलब उस तार में प्रयुक्त कंडक्टर के व्यास से है। ठीक है, उसका आकार जो है हम तार के व्यास से बताते हैं। एक तार के आकार को मापने के लिए मानक तार गेज SWG नामक एक उपकरण का उपयोग किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ऊपर चित्र अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज गोलाकार धातु डिस्क है, जिसकी परिधि पर अलग अलग स्लॉट आकार होते हैं। प्रत्येक स्लॉट आकार एक गेज संख्या से मेल खाता है। ठीक है, जो कोटर के ठीक नीचे लिखा होता है। गेज संख्याएं एक गोल तार के आकार को उसके व्यास और क्रॉस सेक्शनल अनुभागीय क्षेत्र के संदर्भ में निर्दिष्ट करती है। ठीक है, यानी डिस्क के चारों तरफ क्या है, एक कोटर बने होते हैं, होल बने होते हैं। ठीक है, उन होल में क्या होता है, अलग अलग नंबर्स होते हैं, यानी जो भी वायर उस होल में फिट खाता है उस वायर को वो नंबर दे दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है हमारा कि जैसे जैसे गेज संख्या 0 से 36 तक जाती है, यानी इसका नंबरिंग 0 से 36 तक है, तो व्यास और गोलाकार क्षेत्र कम हो जाता है। उच्च गेज संख्याएं पतले आकार को दर्शाती हैं। ठीक है,
यानी जो हाई गेज संख्या है यानी 36 नंबर का जो गेज संख्या है वो पतले वायर को दर्शाता है। आगे हम लोग ये क्या है हमारा एस डब्ल्यू जी का चित्र है, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज ऐसा ही होता है हमारा, है ना। तो इसमें क्या है देखो कि अलग अलग नंबरिंग दिया है, 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार के क्या है नंबरिंग किए गए हैं। यानी डिस्क पे क्या है स्लॉट कटे हुए हैं, इस स्लॉट में हम लोग क्या करते हैं कंडक्टर को रखते हैं और इसका आकार को मापते हैं, यानी इसके व्यास को मापते हैं। तो जो जिसका नंबर अधिक है उसका व्यास क्या है एकदम कम है, यानी जो 36 नंबर वाला है उसका व्यास क्या है एकदम कम है, ठीक है। यानी 36 नंबर वाला क्या है एकदम पतला वायर है, क्या है पतला वायर है। और जो 1 नंबर वाला है 0 नंबर वाला है वो क्या है थोड़ा मोटा वायर है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं इसमें SWG का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बोला है कि वृत्ताकार क्षेत्र हर 3 गेज आकार के लिए दुगना हो जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए नंबर 10 SWG का क्षेत्रफल नंबर 13 SWG के लगभग दोगुना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं SWG के माध्यम से वायर का गेज नाप सकते हैं, ठीक है, कि हमारा वायर कितना मोटा है। आगे हमारा बाहरी माइक्रोमीटर द्वारा तार के आकार का मापन करना, ठीक है। तो एक तो SWG हो गया जो स्टैंडर्ड है पूरे भारत में चलता है, यानी हर कंपनी उसी के हिसाब से क्या बनाती है वायर के गेज बनाती है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग अलग से माइक्रोमीटर के द्वारा क्या तार का आकार का मापन कर सकते हैं। माइक्रोमीटर एक सटीक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर 0.01 mm की सटीकता के भीतर किसी भी कार्य को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एक माइक्रोमीटर उपकरण होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं वायर के गेज को भी माप सकते हैं। बाहरी माप लेने के लिए उपयोग किए जाने वाली माइक्रोमीटर को बाहरी माइक्रोमीटर के रूप में जाना जाता है, चित्र 5 में दिखाया गया है। तो ये हमारा क्या है माइक्रोमीटर का चित्र है, ठीक है। आगे देखते हैं माइक्रोमीटर के सिद्धांत, इसके क्या प्रिंसिपल होते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू और नट के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। इसमें एक स्क्रू होता है और नट होता है। एक घुमाव के दौरान धुरी की अनुदैर्ध्य गति पेंच के पिच के बराबर होती है, ठीक है। पिच या उस के अंशों की दूरी तक धुरी की गति को बैरल और थिम्बल के रूप में सटीक रूप से मापा जाता है, ठीक है। ये क्या है एनविल है, यहाँ पे ये स्पिंडल है, ठीक है, घूमता है। और ये हमारा क्या है स्पिंडल लॉक करने के लिए होता है। ये इसका फ्रेम है, ठीक है। इसके बीच में हम लोग वायर रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे वायर रखते हैं और इसके थंबल को क्या करते हैं हम लोग घुमाते हैं, तो ये जैसे जैसे पास में आता है तो क्या होता है इसके आकार को बताता है। यहाँ पे इसका क्या ये हमारा पूरा बैरल है, ठीक है, ये थिम्बल है ना। इस पे क्या ग्रेजुएशन होता है, यानी इस पे चिन्हांकन होता है, इस पे अलग अलग अंक प्रदर्शित होते हैं जिससे वायर के गेज को हम नाप सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अंशांकन, ठीक है। ग्रेजुएशन होता क्या है मीट्रिक माइक्रोमीटर में स्पिंडल थ्रेड की पिच 0.5 mm होती है, जिसे थिम्बल के घुमाव के एक स्पिंडल 0.5 mm आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यानी जो बैरल है इस पे भी क्या है हमारा 0 से लेकर 5 mm तक क्या है इसमें मापदंड दिया गया, यानी 5-5 mm का मापदंड होता है। और इसका अगर आधा हम लोग करेंगे तो यानी 0.05 mm का क्या है यहाँ पे मापदंड यानी मिनिमम मापदंड दिया है। और थिम्बल के ऊपर भी क्या होता है मापदंड यानी ग्रेजुएशन लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी 5-5 के अंतर से ग्रेजुएशन लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेरा इलेक्ट्रिकल एसी की मूल बातें और जो इलेक्ट्रिकल केबल है उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक केबल का जो गेज कैसे मापते हैं उसके बारे में भी हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। तो इसी यूनिट में हमारा क्या है सिंगल रेंज मीटर। तो कल हम लोग क्या सिंगल रेंज मीटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता तो एक बार दो बार देखिएगा, टॉपिक आसान है समझ में आ जाएगा, है ना। फिर ऐसे लगातार क्लास में बने रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।